सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है बिहार पॉलिटी और साथ साथ इंडियन पॉलिटी का। बीपीएससी का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। यह टॉपिक है आपका स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्तर पर नगर निकाय के बारे में आज का टॉपिक है। चूँकि जो राज्य स्तरीय जितने भी एग्जाम होते हैं वहाँ के लिए ये स्थानीय स्वशासन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। चूँकि जो लोग होते हैं, जो वहाँ के नागरिक होते हैं, लोकल नागरिक, वो स्थानीय स्वशासन के माध्यम से ही लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करते हैं या कह सकते हैं कि जो राज व्यवस्था है उसमें वो भाग लेते हैं। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। हर एक बार आप देखिएगा बीपीएससी में 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको पॉलिटिकल साइंस में स्थानीय स्वशासन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जनरल नॉलेज के तहत भी हमें जो पेपर जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ जो 40 नंबर के पूछे जाएंगे उसमें से एक आध क्वेश्चन यहाँ से भी रह सकता है। तो जो लोग जिनका पॉलिटी ऑप्शन में है 6 to 12 में वो तो ध्यान से पढ़ेंगे ही, साथ साथ जो 1 to 5 वाले हैं वो भी देखेंगे। चूँकि यहाँ से आपके जीके जीएस में यहाँ से क्वेश्चंस निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक है स्थानीय स्वशासन। तो जैसा कि शब्द है स्थानीय यानी लोकल, लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्थानीय स्वशासन कहेंगे। यानी जहाँ पर लोकल लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा शासन किया जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्थानीय स्वशासन कहते हैं। ठीक है, और अगर भारतीय इतिहास में देखा जाए तो आपको सबसे पहले चोल काल में जो है, चोल के पीरियड में जो है यहाँ पर स्थानीय स्वशासन देखने को मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि गांव एवं जिला स्तर के शासन को क्या कहते हैं, तो स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। साउंड प्रॉपर जा रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और निश्चित रूप से लाइव से जुड़ा कीजिए, क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास कंटिन्यू हो रहा है, तेजी से आपका सिलेबस भी कवर हो रहा है। तो लगातार आप लोग, जो भी लोग नहीं जुड़े हैं वो निश्चित रूप से जुड़ जाइए। लगभग लोग TRE 3 में सफल हो चुके हैं, क्लास के जितने भी जुड़े हुए थे। कुछ लोग का नहीं हो पाया है तो वो लोग TRE 4 आ रहा है, उसमें भी अच्छी खासी सुनने में आ रही बहाली आएगी। और ख़ास करके कंप्यूटर टीचर के लिए 71 से 72 हज़ार सीट आ रहा है। कहेंगे क्या उसके लिए बीटेक या BCA ही केवल है? नहीं, अब जो कंप्यूटर टीचर की बहाली आएगी उसमें BA BSc अगर कोई भी डिग्री है और आपका ग्रेजुएशन का, वो लोग सभी अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है साथ में एक छोटा मोटा DCA का कोर्स का आपको सर्टिफिकेट मांगेगा। ठीक है, तो ये आपका 1 to 5 प्राइमरी लेवल से लेकर के मिडिल स्कूल दोनों के लिए आएगा। तो जो लोग आसपास हैं, जो लोग टीचर बनने का ख्वाब देख रहे हैं बिहार में, अगर BEd नहीं भी किए हैं तो उनके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाला है। आपके भाई या आसपास जो भी रिश्तेदार हैं उनको ज़रूर इसके बारे में सूचना दीजिएगा। ऐसे नोटिफिकेशन जल्द ही आपको आ जाएगा कि उसका क्या नियम आएगा। लेकिन जहाँ तक कि मुझे पता है कि 71 से 72 हज़ार सीट कंप्यूटर टीचर के लिए आएगा और उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका BEd चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जनरल ग्रेजुएशन भी है तो चलेगा, साइंस से भी है चलेगा, या बीटेक BCA जो भी है वो भी चलेगा। साथ साथ बेसिक कंप्यूटर के नॉलेज होने चाहिए या छोटा मोटा हो सकता है ADCA या DCA का सर्टिफिकेट बेसिक कंप्यूटर का आपके पास होगा तो आप एलिजिबल हो जाइएगा परीक्षा में बैठने के लिए। अब इसके लिए सरकार 2 तरीका से कर सकती है। या तो पहले बिहार लेवल पे BTET का आयोजन होगा जिसमें कि कंप्यूटर टीचर के लिए अलग से BTET का एग्जाम, या 1 to 5 के लिए भी हो सकता है सरकार BTET का एग्जाम ले ले, चुनावी वर्ष है। उसके बाद फिर BPSC लेगा। तो 2 चरण में परीक्षा तो होगी ही, लेकिन बस यही बड़ी बात है कि बिना BEd के और बिना कोई वैसा डिग्री के आप टीचर बन सकते हैं। हाँ, थोड़ी सैलरी भी कम होगी। जैसे अभी जो भी शिक्षक हैं उस हो सकता है कि उनको जो है फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या किसी और आधार पे लिया जाए या रेगुलर भी रखा जाएगा तो एक नियत वेतनमान पे रखा जाएगा। ठीक है, जैसे पहले नियोजित शिक्षक होते थे उस प्रकार से। अब जो भी हो सरकार का, अब देखिए कब वो आता है, बहुत जल्द, लेकिन अंदर में बातचीत चल रही है। चूँकि सरकार का उद्देश्य है जो कि आपका नई शिक्षा नीति है उसमें क्लास 6 से ही बच्चों को, और सवेरे क्लास लीजिए सर। ठीक है, सवेरे क्लास लीजिए तो आप ही लोग बताइए कितने बजे से लें, 8 बजे से लें, 7:30 से लें,
आप लोग बता दीजिए, उसी टाइम पे लेंगे। ठीक है, आप लोग खा पी के सो जाते हैं 8:30 बजे ही, वो अलग बात है। चलिए, ऐसे टाइम तो सही है, अभी तक ठंड का मौसम है तो खाना उना लोग बना लेते हैं घर में, तो आराम से बैठ जाते हैं। 7 साढ़े 7 बजे के टाइम में क्या होता है कि जो गर्ल्स लोग हैं, महिलाएं लोग खाना बनाते रहती है, तो उस स्थिति में वो पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगा, तो इसलिए हमने 8 बजे रखा है, तब तक जो है लोग। ठीक है, बाकी लोग भी अगर 7:30 बोलेंगे तो मैं 7:30 बजे टाइमिंग कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 बजे पढ़ाऊँ, 8:30 पढ़ाऊँ या 7 बजे पढ़ाऊँ, बात बराबर ही है। जो टाइम आप लोग कहेंगे वही टाइम कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो एक खुशखबरी है, जिनके पास डिग्री नहीं है बीएड का या फिर कोई वैसा टीचर बनने लायक, तो वो लोग भी टीचर बन सकते हैं। बस छोटा सा एक डिग्री शायद मांगेगा, अभी वो भी क्लियर नहीं हो सकता है कि कोई डिग्री मांगे ही ना, केवल कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर आधारित एग्जाम ले ले और उस आधार पे आपको प्राइमरी से लेके मिडिल स्कूल में एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर या कंप्यूटर टीचर, जो कि बच्चों को सिखाने के लिए ऑफिस एक्सेल ये सब जो पावर पॉइंट है उसके लिए आपकी बहाली निकल जाए, लेकिन निकलेगी 100%, ये बात एकदम कन्फर्म। चलिए, अगर निकलता है तो मेरे द्वारा कंप्यूटर साइंस का पूरे अच्छे से आपका सिलेबस कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए, स्थानीय स्वशासन, गांव एवं जिला स्तर के शासन को स्थानीय स्वशासन कहते हैं। सिंपल सी बात है, यहां इससे आशय ऐसे शासन से है जिसमें राजनीति का विस्तार आम आदमी के हाथों तक हो। ठीक है, आम आदमी जो पीपल है, जो आम नागरिक है, वो शासन में पार्टिसिपेट करे, इसका मेन उद्देश्य यही है। और ये गांधी जी का सपना था। जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय स्थानीय स्वशासन नहीं था, लेकिन आगे चल करके ये डीपीएसपी का पार्ट बनता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राजकीय नीति निर्देशक तत्व के तहत इसको अनुच्छेद 40 में जगह मिलता है। फिर धीरे धीरे इसको जो है अनुच्छेद 243 के तहत 74वां संविधान संशोधन के तहत जो है 1992-93 में जो है इसको जो संवैधानिक रूप से लागू किया जाता है। तो स्थानीय स्वशासन जिसमें राजनीतिक विस्तार आम आदमी के हाथों तक हो, जिसमें वे अपनी स्थानीय समस्याओं का निराकरण कर सके, स्वयं कर सके। और इसकी शुरुआत अगर आप इतिहास में देखेंगे तो चोल काल में आपको दिखेगा। चोल साम्राज्य में स्थानीय लोगों के द्वारा ही वहां पे लोकल जो भी कंट्रोलिंग होता था, स्थानीय स्वशासन या स्थानीय समस्याओं को दूर किया जाता था। ठीक है, प्रशासन में निर्णायक भूमिका अदा कर सके, जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो प्रशासन में भाग ले सके और साथ साथ राजनीति की जानकारी भी उनको हो। क्योंकि जब तक वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इस चुनाव में या लोकल जो चुनाव हो रहा है या लोकल कार्यों में, तब तक वो राजनीति को नहीं समझ पाएंगे और किस प्रकार से देश चलता है उसको समझना मुश्किल होगा। तो इसलिए स्थानीय स्वशासन हमारे देश में आया, जिससे कि जो निम्न तबके के लोग हैं वहां से लेकर के जो पढ़े लिखे लोग हैं, सभी राजनीतिक समझ को रखें। और आज देखिएगा गरीब से गरीब लोग भी वार्ड कमिश्नर, वार्डर बनते हैं और फिर वो राजनीति में दिलचस्पी लेने लगते हैं। उसके पीछे रीजन यही है कि स्थानीय स्वशासन, अगर स्थानीय स्वशासन नहीं होता तो लोकल लोग उतने उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। ठीक है, स्थानीय स्वशासन में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था है। केंद्रीकरण मतलब जो सेंट्रलाइज पावर है, जिसे दिल्ली से शासन हो रहा है सरकार का, वो केंद्रीकृत हुआ। लेकिन जब हम उसको विकेंद्रीकृत करेंगे, यानी स्थानीय स्वशासन एक प्रकार से विकेंद्रीकरण, छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करना और फिर ओवरऑल जो आपका केंद्र का तो सत्ता है ही। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था तथा सहभागिता मूलक, यानी जनता ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करे और जो लोकतंत्र का आदेश है, जो आदर्श है, लोकतंत्र का जो आदर्श है वो अंतर्निहित है। यानी जो लोकतंत्र, यानी जो जनता का शासन है, जनता के लिए शासन है, जनता के द्वारा शासन है, वो यहां चरितार्थ हो। ठीक है, तो ये लोकतंत्र को जीवित रखने का एक बहुत अच्छा माध्यम है स्थानीय स्वशासन। ठीक है, यहां से निश्चित रूप से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, निश्चित रूप से बीपीएससी पूछता है, तो इसीलिए एक एक लाइन को अच्छे से समझिए। केवल ऑब्जेक्टिव बनाने से क्लियर नहीं होता है, जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, मेन थीम को नहीं समझेंगे, तब तक आप उलझे हुए सवालों को नहीं बना पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब से मानी जाती है, कब स्थानीय स्वशासन भारत में लागू किया गया।
चलिए कोई बात नहीं है, स्कूल से आते हैं थक जाते हैं, सभी लोग थकते हैं, आप केवल सुन रहे हैं थक जाते हैं, हम भी स्कूल से आते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं केवल आप ही आते हैं, हम भी आते हैं और हम भी थके रहते हैं। लेकिन फिर भी आप अपने आप को जिस प्रकार से ढालते हैं, अगर आप अपने आप को थका थका महसूस करेंगे तो पूरा दिन सोए रहिए, फिर भी आपकी थकावट नहीं जाएगी। आप थकें फिर भी अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कराइए। आप हैं नहीं एनर्जेटिक, लेकिन महसूस कराइए अपने आप को, देखिए सारा थकावट दूर हो जाएगा, ठीक है। और ठंड का मौसम है, किसी को मन नहीं करता रजाई के अंदर से बाहर निकले, अगर पूरा दिन आपको सोया छोड़ दें तब भी आप सोए रहिएगा और फिर भी थकावट महसूस होगा। इसीलिए कोई बड़ी बात नहीं है, सभी लोग ड्यूटी कर रहे, और जब आगे बढ़ने की चाहत है तो थोड़ा सा तपस्या करना ही होगा। जैसे आप कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, हम भी स्कूल टीचर हैं, 10+2 में आपको पता ही है, मैक्सिमम लोग जान ही रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लास आपको जब टाइम मिलता है तो आप लोग के बीच में आ जाते हैं। चलिए, लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि किसके द्वारा स्थानीय स्वशासन भारत में सर्वप्रथम लाया गया था, वो व्यक्ति कौन थे? तो वो व्यक्ति थे लॉर्ड रिपन। या पूछ देगा कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी का, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ये पूछा हुआ है कि स्थानीय स्वशासन का जनक कौन व्यक्ति हैं या कौन अंग्रेज अधिकारी हैं। तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन, और जिसने 1882 ईस्वी में इससे संबंधित एक प्रस्ताव लाया था, ठीक है। इसीलिए इसको स्थानीय स्वशासन संस्था का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसके? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा जो स्थानीय स्वशासन संस्था जो बनाया गया था, तो स्थानीय स्वशासन संबंधी जो प्रस्ताव लॉर्ड रिपन के द्वारा दिया गया था, उसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन का जो प्रस्ताव है वो इनके द्वारा ही लाया गया था। आधुनिक इतिहास में, आधुनिक समय में, मध्यकालीन इतिहास की बात या प्राचीन इतिहास की बात हम लोग नहीं कर रहे। चोल प्राचीन इतिहास में, उसमें हम लोग पढ़ते हैं मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास। चलिए, अब आते हैं महात्मा गांधी। अब देखिए भारत में ये जो स्थानीय स्वशासन, चूंकि जब देश आजाद हुआ था तो उस समय स्थानीय स्वशासन की चर्चा नहीं हुई थी, स्थानीय स्वशासन लागू नहीं हुआ था। लेकिन चूंकि महात्मा गांधी बार बार ऐसा जिक्र करते थे, चर्चा करते थे, स्थानीय स्वशासन की बात करते थे और उसका समर्थन करते थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के विचार के प्रमुख, भारत में जो आधुनिक इतिहास है उसमें प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने ही स्थानीय स्वशासन की चर्चा सर्वप्रथम की थी और इनके समर्थन में बहुत सारे कांग्रेसी नेता थे, जैसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता है दादा भाई नौरोजी। वहीं आपके राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार का एक कह सकते हैं मेधा दिवस जिस दिन मनाते हैं उनके जन्म दिवस को 3 दिसंबर को, ठीक है, मेधावी छात्र भी हुआ करते थे अपने समय में। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने और असहयोग आंदोलन हो चाहे जो भी सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, उस समय इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका भी निभाई है। तो ये गांधी जी के समर्थन में थे। और वहीं लाला लाजपत राय, ठीक है, तो लाला लाजपत राय ने भी इसका समर्थन दिया था। किसका? स्थानीय स्वशासन का। लेकिन एक व्यक्ति हैं संविधान निर्माता जिनको कहा जाता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, वो इसके विरोधी थे। वो स्थानीय स्वशासन लागू करना नहीं चाहते थे, इसीलिए संविधान में शुरुआती दौर में स्थानीय स्वशासन आया भी नहीं था। ऐसा इसीलिए कि उनको लग रहा था, या वास्तविकता भी यही है कि स्थानीय स्तर पे जो जमींदार थे, जो सामंत प्रवृत्ति के लोग थे, वो अपने धन और शक्ति के बदौलत स्थानीय शासक बन जाते, स्थानीय स्तर पे मुखिया सरपंच बन जाते, और फिर वो शोषण करते। और ऐसा अभी वर्तमान स्थिति में भी हो रहा है। आप अभी वर्तमान समय में भी देखेंगे मैक्सिमम जो लोकल जो स्तर पे मुखिया सरपंच या जो भी हैं, अगर उसमें रिजर्वेशन ना दिया जाए तो मैक्सिमम वैसे ही लोग बनेंगे जो पहले से मजबूत स्थिति में है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या हर एक दृष्टिकोण से। कमजोर लोग को बन पाना बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसा भीमराव अंबेडकर संविधान जब बना रहे थे तो उसी समय उनको लग गया था, इसीलिए ये स्थानीय स्वशासन का विरोध कर रहे थे, ठीक है।
तो इनके अनुसार स्थानीय स्वशासन सामंती, पुरुषवादी और सॉरी पुरुषवादी, जातिवादी और सामाजिक ढांचे का निर्माण करेगा। ठीक है, तो इसीलिए भीमराव अंबेडकर स्थानीय स्वशासन के विरोधी थे। हो सकता है क्वेश्चन क्रिएट करके पूछ दे इनमें से कौन व्यक्ति हैं जो स्थानीय स्वशासन नहीं चाहते थे या उसके विरोध में थे। ठीक है, तो उनका नाम था संविधान निर्माता, जो संविधान के जनक हैं वो हैं भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, हमसे पढ़ के टीचर बने और भी अच्छा कुछ बन सकते हैं। ठीक है, टीचर तो चलिए बन गए, लेकिन और भी पढ़िए, मेहनत कीजिए और आगे कीजिए अपने पढ़ाई को और अपना जीवन में और अच्छाई कीजिए। अच्छा बन सकते हैं, टीचर से भी अच्छी अच्छी जॉबें हैं, और नहीं तो नॉलेज तो गेन कर ही सकते हैं, नॉलेज लीजिए। टीचर का जॉब भी खराब जॉब नहीं है, अच्छी जॉब है। लोग उसके लिए भी परेशान हैं, जिनका हो गया है तो उनको लग रहा है कि इससे बेहतर में है। देखिए, आप कहीं भी रहेंगे तो आपसे ऊंचे स्थान के लोग आपको दिखाई देंगे, और व्यक्ति की महत्वाकांक्षा भी होती है आगे बढ़ने की, और होना भी चाहिए। ठीक है, जब तक जान है तब तक, और जब तक उम्र है, सबसे बड़ी बात है 30 वर्ष तक या 40 वर्ष तक मैक्सिमम आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। उसी में आपको जो भी नौकरी होना होगा, फिर जो 20 साल बचता है जीवन का वो आप उसमें देते हैं और फिर रिटायर हो जाते हैं। चांस है तो निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए, सभी लोग को करना चाहिए। हम लोग भी करते हैं प्रयत्न कि और बेहतर जाएं, लेकिन उम्र के साथ साथ, समय के साथ साथ बहुत मजबूरियां हो जाती है। ठीक है, और फिर उलझे लोग रह जाते हैं। तो अभी अगर आपके पास टाइम है, अगर उम्र है और अगर किसी प्रकार की परेशानियां नहीं हैं, तो निश्चित रूप से अभी तपस्या कीजिए, मेहनत कीजिए, आप जरूर सफलता की उस ऊंचाई को छुएंगे जो आपके दिल से इच्छा है। ठीक है, चलिए, संविधान सभा में स्थानीय स्वशासन को नीति निर्देशक तत्व, पहले हमने बता दिया कि इसको डीपीएसपी के तहत रख दिया गया था, लागू नहीं किया गया था। किसमें? तो अनुच्छेद 40 के तहत, जो कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। डीपीएसपी के बारे में अच्छे से हमने पढ़ा रखा है, नहीं अगर जानते हैं तो अच्छे से पॉलिटी का सारा कंटेंट, देखिए हर एक चैप्टर आपके कंटेंट में पढ़ा हुआ है, हर एक चीज हमने पढ़ा रखा है। आप केवल वीडियो देख लीजिए ना, आप केवल 2 काम कीजिए, मैं बार बार बोलता हूं, वीडियो देखिए और लूसेंट ऑब्जेक्टिव बनाइए। ठीक है, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव, और ज्यादा बुक और माथा पच्ची करने की आवश्यकता नहीं है आपको। उससे ज्यादा क्वेश्चन आपके टीआरई के एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे इन सब टॉपिकों से या जो भी है। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो आपको लगता है तो 9-10 के बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो आपको अद्भुत लगता है ना कि कहां से पूछ दिया बीपीएससी, कहीं से नहीं पूछता है। वो आपका जो एनसीईआरटी या जो बिहार बोर्ड का जो बुक है ना 9-10 का, उससे क्वेश्चन रहता है, वो आप देखिए, आपको मिल जाएगा सारा। तो एक तो मेरा थ्योरी पढ़िए, 11-12 तक की बात मैं बोल रहा हूं। साथ साथ आप क्या कीजिए, जो लोग 6 to 12 वाले हैं वो एटलीस्ट 1 to 5 को नहीं, 1 to 5 मेरा सफिशियंट है। 6 to 12 वाले एटलीस्ट जो है 9-10 का जो भी पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री है उसको आप रीड कर लीजिए और लूसेंट ऑब्जेक्टिव अच्छे से बना लीजिए। उससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कौन सा आपका जो है 120 में 120 कट ऑफ जा रहा है, 70-80 इस बार तो देखिए, इस बार तो और जो है टीआरई 3 में तो और कम गया कट ऑफ। ठीक है, तो इसीलिए परेशान नहीं होना है, जो जो टॉपिक है महत्वपूर्ण उसको पढ़िए, वहीं से आपका रिजल्ट हो जाएगा। इक्का दुक्का क्वेश्चन जो फालतू पूछता है उसके चक्कर में नहीं रहिए। ठीक है, चलिए, तो नीति निर्देशक तत्व पढ़ाया हुआ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वहां भी इसकी चर्चा हुई है। अनुच्छेद 40 के तहत जो है स्थानीय स्वशासन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। अनुच्छेद 40 क्या चीज से संबंधित है? तो स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, और इसकी चर्चा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आइए, सबसे पहले जो है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब हुई, कहां से हुई, किस राज्य से हुई, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1952 को देश के 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पंचायती राज व्यवस्था का नहीं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कितना? 55 प्रखंडों में, विकास खंड मतलब प्रखंडों में,
पूरे देश में 2 अक्टूबर 1952 को गांधी जयंती के दिन, जो कि पंचायती राज व्यवस्था का पृष्ठभूमि तैयार किया। आगे चलकर के आप देखिएगा 1950 से जब देश में संविधान लागू होता है, उससे लेकर के 1992 तक लगातार चरणबद्ध तरीके से विभिन्न प्रयासों के बाद 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ, तब जाकर के स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुई और उसकी चर्चा जो है भाग 9 का अनुच्छेद 243 में किया गया। तो अनुच्छेद 243 भी पूछते रहेगा क्या चीज से संबंधित है, तो स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। और स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक रूप कब मिला, तो 73वां संविधान और 74वां संविधान संशोधन के तहत 1992 ईस्वी में मिलता है। तो ये यहां से क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 73वां और 74वां, 73वां है आपका जो ग्रामीण स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था उससे, और 74वां है नगर निकाय जो नगर परिषद नगर निगम बोलते हैं उससे संबंधित है। टोटल अभी नगर निकाय की संख्या पूरे बिहार में 261 है, याद रखिएगा। चलिए, भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन के तहत मिला। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित विभिन्न समितियां बनी, जो कि विकास क्रम में आप देखेंगे जब इसका इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत सारी समितियां आई जिसने रिपोर्ट दिया, और अंततः जो 1992 में जो कमिटी बनी, लक्ष्मी सिंघवी, ये क्या है कमिटी का, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, फाइनली इसका डिसीजन लागू हुआ। ऐसे सर्वप्रथम जो है इसके बारे में त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में चर्चा जो है वो बलवंत राय मेहता ने ही किया था, लेकिन उस समय लागू नहीं किया गया। आगे चल करके राजीव गांधी के समय में 1992 ईस्वी में इसको लागू किया जाएगा, वहां तक पहुंचेंगे। तो यहां पर आप देखिए ये सब एक एक लाइन महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे। विभिन्न कंपटीशन, जो भी कंपटीशन बैठेंगे वहां आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, 1950 से 92 तक चरणबद्ध प्रयास किए गए। 73वां संविधान संशोधन जो ग्राम पंचायत है और 74वां जो कि नगर निकाय है, संशोधन द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो विभिन्न समितियां हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहली समिति जो बनी बलवंत राय मेहता समिति, कई बार यह क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सी समिति स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, तो वो समिति का नाम है बलवंत राय मेहता समिति। उस समिति का क्या नाम है, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, उसमें 3 स्तर, देखिए नाम में 3 लेटर 3 शब्द, बलवंत राय मेहता, 3 शब्द, तो त्रिस्तरीय या 3 स्तरीय, याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। और कब यह समिति बनी थी, तो 1957 ईस्वी में। उसने क्या कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर पे बनाना चाहिए। एक तो गांव के स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे, जो अभी भी आपका जो संरचना वो त्रिस्तरीय ही है, ग्राम पंचायत जो कहलाता है। दूसरा ब्लॉक स्तर पे, जो कि पंचायत समिति या प्रमुख जो होते हैं, अध्यक्ष जो ब्लॉक स्तर पे होते हैं। तीसरा जो होता है जिला स्तर पर जिला परिषद। तो यही संरचना अभी स्वीकार किया गया और यही संरचना आपको दिखाई देगा। द्विस्तरीय वैसे राज्य जहां 20 लाख से कम आबादी है, ठीक है, तो वैसे राज्यों में जो है द्विस्तरीय की बात की गई। ठीक है, अब देखिए यहां पे 1950 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश को स्वीकार किया था। चलिए, अब आइए सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया, शुरुआत कहां की गई डीपीएसपी के तहत, तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, याद रखिएगा डेट याद रखिएगा, गांधी जयंती है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का नागौर जिला, कहां पे, तो राजस्थान का नागौर जिला में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस समय, के द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन कहां किया गया, राजस्थान के नागौर जिला में। यह क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके बाद दूसरा 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश का जो महबूबनगर जिला है उसका सादनगर विकास खंड या प्रखंड में वहां पे इसको शुरुआत किया गया। तो पहला ना पूछ के दूसरा पूछ सकता है, तो आंध्र प्रदेश का महबूबनगर जिला का सादनगर प्रखंड में इसको लागू किया गया।
पीडीएफ कंटेंट में डाल दिए गए हैं, ऑलरेडी भी है। पीडीएफ आप प्रिंट भी कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर प्रिंट एक फोल्डर होगा वहां से। साथ साथ आपके ये नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं पढ़ाने से पहले भेज देता हूं। कई लोग उसमें नहीं ढूंढ पाते, चूंकि बीपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है, हर एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है, तो कई लोग फोल्डर में खोज नहीं पाते किधर गया। इसलिए मैं जब पढ़ाता हूं तो डेली बेसिस पे आपको जो है व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज देता हूं, ठीक है। और जिससे कि आपको आसानी से एक बार रिवीजन करते जाइए, पढ़ते जाइए। और मोबाइल है तो एक लूसेंट ऑब्जेक्टिव का ऐप डाउनलोड कर लीजिए या एक लूसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक खरीद लीजिए। कोई बुक ज़्यादा खरीदने में नहीं बोल रहा हूँ, एक लूसेंट ऑब्जेक्टिव का होगा तो नहीं खरीदना है, नहीं होगा तो खरीद के रखिए। वो आप भी पढ़ेंगे, आपके बच्चे भी पढ़ेंगे। इसलिए जो मक्खी चूस लोग हैं, खर्च नहीं करना चाहते किताब पे, उनको बोल दिए कि आगे का जनरेशन भी यूज कर लेगा, आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 100-200 में आता है वो, इसलिए कि प्रैक्टिस कर सकिए। जैसे अभी हम पढ़ा देंगे तो बैठ के आप बनाइएगा, मैं गारंटी के साथ बोलूंगा बिना आंसर देखे आप सारे क्वेश्चन सही जाएंगे, सारे क्वेश्चन गारंटेड, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं बनेगा। आप एक बार करके तो देखिए प्रयोग, और जब कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो जिंदगी भर आप नहीं भूलिएगा। इतना जान लीजिए, ये तरीका है पढ़ने का, बाकी रटने से कुछ नहीं होगा, जान लीजिए। अभी रट गए, एग्जाम में भूल जाइएगा। चलिए, तो दूसरा है आपका 11 अक्टूबर 1959 को, पहला 2 अक्टूबर 1959, अब है 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश का महबूब नगर जिला का साध नगर प्रखंड में दूसरा जो स्थानीय स्वशासन लागू किया गया, ठीक है। मेरा कोर्स का चार्ज बहुत कम रखते हैं, मिनिमम है, फिर भी कई लोग जो है डिस्काउंट करते रहते हैं, ठीक है। मैं सच्चाई बताऊंगा तो आप आश्चर्य करेंगे, मैं कंटेंट राइटर को ही केवल दे पाता हूं पेमेंट, उतना ही मेरे पास आप लोग जुड़ते हैं, ठीक है। बाकी यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर हैं, विद्वान लोग हैं, पढ़ाते हैं, आप लोग उनसे जुड़ते हैं, जो भी है। मैं ये नहीं कहता हूँ मैं बहुत ज़्यादा आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ या कुछ भी, लेकिन इतना ज़रूर है कि न्यूनतम जो फीस है उतना आप दे सकते हैं। जो मैं क्वालिटी दूंगा, जो कंटेंट दूंगा, उससे कहीं ज़्यादा का आपको देता हूं। लेकिन इस महत्व को अभी आप लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन समय आएगा जब आप थक जाएंगे तब हमारे महत्व को समझेंगे। और एग्जामिनेशन हॉल में मेरा याद आएगा आपको कि सर बिल्कुल सही थे, TRE 1 से ही, TRE 1 से ही जो लोग जुड़े हैं उनको पता होगा, जो जो गाइडलाइन हमने दिया उसी तरह से पैटर्न पूछे गए, उसी तरीका से अब तक बीपीएससी एग्जाम जा रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा अब चर्चा करते हैं, अशोक मेहता समिति। यहां दो शब्द है, अशोक और मेहता, तो द्विस्तरीय की बात अशोक मेहता करेंगे। 1977 ईस्वी में जब जनता पार्टी की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी आगे बन जाएगी, ठीक है, तो उसने जो रिपोर्ट किया 1978 में, उसके हिसाब से 2 स्तर पे होना चाहिए, एक आपका पंचायती स्तर पे और दूसरा जिला स्तर पे। 2 ही स्तर पे जो है पंचायती स्थानीय स्वशासन होना चाहिए। ये अशोक मेहता जो रिपोर्ट दिया 1977 में जनता पार्टी की सरकार के समय, ठीक है, तो उस समय की बात है। चलिए, तो दिसंबर 1977 में जनता पार्टी के सरकार के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया उसमें द्विस्तरीय की बात की गई। कैसे याद रखिएगा, अगर दिमाग कंफ्यूज होगा कि त्रिस्तरीय द्विस्तरीय, तो नाम में देखिए 2 शब्द हैं, अशोक और मेहता, 2 ही है तो द्विस्तरीय की बात करेंगे। वहां पर बलवंत राय मेहता 3 था तो 3 स्तरीय। तरीका है बस कुछ को रिलेट कीजिए, याद नहीं होता को रिलेट कर लीजिए, पड़ोसी के नाम से, आसपास के नाम से कुछ कहानी मनगढ़ंत बना लीजिए। याद करने का एक ही तरीका है, कुछ ना कुछ आप उसको एक्स्ट्रा उसमें फैक्ट डाल के कुछ ना कुछ उसको को रिलेट कीजिए अपने भोजन से, अपने खाने से, अपने दैनिक चर्या के वस्तुओं से, ठीक है, अपने दोस्तों के नाम से, अपने आसपास रिश्तेदारों के नाम से। और जब वह क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के आंसर आए ना आए, जब वो जो सोचे रहिएगा आप कुछ अजूबा चीज, वो जरूर दिमाग में आएगा और आप सही कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सब तरीका है, आप लोग यूज कीजिए, ठीक है। पंचायती व्यवस्था हेतु 2 स्तरीय, एक तो पहला पंचायत, दूसरा जिला। प्रखंड वाले को गायब कर दिया, कौन? अशोक मेहता। बीच वाला जो प्रमुख है प्रखंड स्तर पे, उसको ये गायब कर दिया। चलिए, अब आइए एक और व्यक्ति है, GV के राव समिति, नाम है 4 स्तर।
तो इसने एक जिला स्तर पे एक अलग से जो है योजना आयोग की बात की। अब देखिए ये क्या है, इस समिति का गठन राजीव गांधी सरकार के समय योजना आयोग के द्वारा किया गया, जिसके अध्यक्ष जीवी के राव थे, और 1985 ईस्वी में इनका गठन किया गया। इसमें योजना का विकेंद्रीकरण की तो बात की गई, साथ साथ क्या कहा गया कि जिला परिषद को नियोजन और विकास कार्यक्रमों का उचित प्रबंधन का मुख्य निकाय बनाया जाना चाहिए। यानी जिला परिषद को ही मेन रूप से नियोजन और विकास कार्यक्रम जितने भी होंगे वो जिला लेवल से ही प्रखंड और प्रखंड से जो है नीचे जाएगा। ठीक है, अभी क्या है कि बहुत सारी योजनाएं डायरेक्ट प्रखंड को जाती है, कुछ योजनाएं डायरेक्ट पंचायत में पहुंचती है, कुछ योजनाएं जिला परिषद के होता है। लेकिन इसने क्या कहा कि जितनी भी योजना है पहले जिला परिषद के पास जाएगी, उसके बाद जो है विकास कार्यक्रमों के माध्यम से गांव स्तर तक जाएगा। चलिए, सब की बातों को लिया गया। अब जाकर के लास्ट में बना लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, और वह समय देखिए जो है 1986 का है। विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को पुनः जोर देते हुए 1986 में राजीव गांधी, तब से बातचीत ही हो रहा है, 1952 से ही चल रहा है, जब देश आजाद हुआ है, संविधान लागू हुआ है 1950 में, उसके बाद से ही पंचायती राज लागू होगा। और वो सब छीट-फूट, कहीं कहीं अपना स्थानीय स्वशासन की बात की गई, कहीं कहीं अपना चुनाव हुआ, उससे हुआ, लेकिन संवैधानिक रूप से नहीं हो रहा था। संवैधानिक रूप से जो है यहाँ पे 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, और वह रिपोर्ट देते देते कहां पहुंचा देगा, 1992। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा, वो जो रिपोर्ट था वो क्या कहा कि स्थानीय स्वशासन को अब संवैधानिक दर्जा दीजिए, केवल डीपीएसपी का पार्ट बनाने से काम नहीं होगा, जब तक इसको संविधान में नहीं जगह मिलेगा तब तक कोई राज्य इसको लागू नहीं करेगा ठीक ढंग से। ठीक है, क्योंकि खर्चा भी है ना स्थानीय स्वशासन, चुनाव कराने में, लागू कराने में, फिर विकास कार्यक्रमों को देने में। तो जब तक संविधान में चर्चा नहीं होगी तब तक ये लागू नहीं होगा। और इसको यहाँ पे लक्ष्मीमल जो सिंघवी समिति है उसने डिसाइड किया कि जो रिपोर्ट दिया उसके हिसाब से सबसे पहले इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, जो पंचायती राज व्यवस्था है। इसके तहत 3 स्तरीय, गांव स्तर, जिला स्तर, प्रखंड स्तर पे गठन की बात की गई, जिसकी चर्चा बलवंत राय मेहता ने शुरुआत में ही कर दिया था 1957 में ही। उसी को ये भी लाया लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, और इसी के सिफारिश से 73वां संविधान संशोधन रिपोर्ट दिया 1986 में ही, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करते करते 1992 आ चुका है। 73वां संविधान संशोधन होगा, और उसके तहत जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय रहते हैं पीवी नरसिम्हा राव। आपको पता होगा, एक तो बेचारे मनमोहन सिंह गुजर गए, कल ही शायद गुजरे। ठीक है, तो एलपीजी योजना 1992 में आई थी, तो उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ही थे, और इकोनॉमिक रूप से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे वो। आर्थिक जो गतिविधियां थी देश के, उसको सुधारने में जो है मनमोहन सिंह की बहुत बड़ी भूमिका रही। वित्त मंत्री भी रह चुके थे और देश के 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री भी बने रहे। और जब देश की स्थिति बहुत आर्थिक रूप से खराब थी 1992 के दौरान, तो मनमोहन सिंह ने ही जो है एलपीजी योजना लाया, और देश को फिर सशक्त, वहाँ से जो है फिर देश सशक्त होना स्टार्ट हुआ। तो वो बिना बोले जितना कुछ कर गए, लोग भले ही उनको जो है अपमानित किए कई लोग, चूँकि उनकी प्रतिभा, उनके कर्तव्य या उनके कृत्य को वो नहीं जानते हैं जो लोग वैसा कर रहे थे, लेकिन जो उन्होंने बिना बोले चुप रह कर के कर दिया, वो वर्तमान समय में बोल के भी कोई राजनेता नहीं कर पा रहे। ठीक है, चलिए, देश का एक कहिए अनमोल क्षति हुआ है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, एलपीजी योजना, बार बार 1992 जब भी देखता हूं तो मनमोहन सिंह का एलपीजी योजना चर्चा में आ ही जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ। किसके कार्यकाल में, तो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। देखिए, जब भी आप पढ़िए ना तो आप ऐसे सोचिए कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जैसे ये लाइन पढ़े तो इससे कितना क्वेश्चन आप बना सकते हैं, आप सोचिए। आपसे ज्यादा नहीं सोच पाएगा बीपीएससी। इसीलिए हम कहते हैं कि हम लोग जब पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो अंदाजा लग जाता है कि वहां भी तो कोई व्यक्ति ही है, वहां तो मशीन क्वेश्चन सेट नहीं करेगा।
तो हाँ, वो जो सोचेगा उससे पहले हम ही सोचे के बैठे हुए हैं कि यहां से इस तरीका से क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, यहां से जो है ऐसे क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। तो जब आप क्वेश्चन क्रिएट करने का जो आइडिया दिमाग में रखेंगे पहले से कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं, तो आपको सॉल्यूशन पता होगा। और थ्योरी पढ़ने का मतलब है कि आप ऑब्जेक्टिव को भी वहीं पे क्रिएट कीजिए। आखिर ये कब आया? 73वां 1992 में आया। प्रधानमंत्री कौन थे? तो अब यहां से 3-4 क्वेश्चन पूछ दिया जाए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया, या कब लागू हुआ, या 1992 में जो है कौन प्रधानमंत्री थे, इस तरीका से, या जब लागू हुआ देश में 73वां संविधान संशोधन उस समय वित्त मंत्री कौन थे। ठीक है, इस तरीका से क्वेश्चन क्रिएट कर देगा। तो उसके बारे में पहले ही सोच लीजिए। चलिए, अब एक तिथि है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब संशोधन अधिनियम आया, लेकिन संशोधन को लागू होने में टाइम लगता है, क्योंकि उसको लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति पारित करते हैं, तब जाकर के वो अधिनियम कानून बनता है। ठीक है, तो वो प्रस्ताव आया 1992 ईस्वी में, संशोधन अधिनियम लाया गया, लेकिन अधिनियम लागू कब हुआ देश में? तो 24 अप्रैल 1993 को। अब देखिए, यहां से भी क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। एक है कि प्रस्ताव कब लाया गया, अधिनियम कब लाया गया, तो 1992 में, लेकिन लागू कब हुआ? जब शब्द लागू की बात कर देगा तो अब फिर वो 1993 चला जाएगा, और ऑप्शन 1992 भी रहेगा। कई लोग 1992 लगा करके खुश हो जाएंगे, और जब आंसर मिलाएंगे तो माथा पीटेंगे। नहीं, तो यही होता है कॉन्सेप्ट, और यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है आपको। 73वां संविधान संशोधन कब आया? तो वो आया 1992 में, लेकिन लागू कब हुआ? तो 1993 में। इसी प्रकार से पूछा था कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब बनी? ठीक है, तो वो 1912 ईस्वी में बनता है, घोषणा 1911 में होता है दिल्ली दरबार में। तो यही सब क्वेश्चन छोटा छोटा आपको पूछते रहेगा। ठीक है, जैसे बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई और लागू कब हुआ, दोनों का अलग अलग डेट, और ये सब बीपीएससी आपको खेला करता है एग्जाम में। आपकी जो कमियां हैं उसको वो जानता है, आप कहां गलती करेंगे, और वो आपसे करवा लेगा। ठीक है, तो ऐसे सोच के पढ़िए कि जिस प्रकार से, और इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको जरूर देखिए बीपीएससी में, तो उससे आपको आइडिया होगा कि बीपीएससी किस प्रकार से सोचती है और आपको किस प्रकार से रणनीति बनानी है। मैं क्यों बोलता हूं ये चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएगा, इसलिए बोलता हूं कि मैं जानता हूं कि हर एक सेट में हर एक बार बीपीएससी 3-4 क्वेश्चन स्थानीय स्वशासन से डालेगी ही डालेगी, राज्यपाल से संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित डालेगी ही डालेगी। 2-4 चैप्टर जो है एकदम संविधान संशोधन से निश्चित रूप से डालेगी, और जो आपका शुरू का जो है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, और जो है डीपीएसपी, नीति निषेध तत्व, प्रस्तावना, इससे निश्चित रूप से प्रश्न आएगा ही आएगा। इसलिए पता रहता है कि हमने क्वेश्चन देखा है कि बीपीएससी या जो भी कंपटीशन आप करते हैं तैयारी, कहां कहां से क्वेश्चंस पूछती है। ठीक है, चलिए, तो 24 अप्रैल को लागू हुआ, इसीलिए 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? तो पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस। पंचायत दिवस पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि किस, और पूछा हुआ क्वेश्चन है, जितना अभी रेड किया हुआ है ना, सब इंपॉर्टेंट लाइन है। हम बैठ के खुद ही आपको रेड करके देते हैं, कम से कम वो सब भी गौर कीजिए। ठीक है, हाईलाइट इसलिए कर देते हैं, आप गौर कीजिए उस चीज को विशेष रूप से। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद इस अधिनियम संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, जो कि अनुच्छेद 243। भाग 9 क्या चीज से संबंधित? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। अनुच्छेद 243 वाला जो अभी आएगा, देखिए, मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा अनुच्छेद 243 में की गई है। भाग 9 में पंचायत नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 से 243(9) टवर्गी 9, ये और उसका जो है जो बढ़ता है उस क्रम में है। और अगर इंग्लिश में बात करें तो ए से लेकर के ओ तक, ठीक है, 243 ओ तक पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित उपबंध की चर्चा। जैसे इस बार पूछ दिया 243 जे,
अब कौन उतना पढ़ेगा भाई, ABCDEFGHIJKLMNO, लेकिन पढ़ के जाना पड़ेगा। जब जान रहे हैं 2 क्वेश्चन पूछता है तो ये सब टॉपिक डीपली जाएगा, तो निश्चित रूप से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, ऐसे टीचर के एग्जाम में उतना डीपली नहीं अभी तक गया है, नहीं जाना चाहिए। 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। याद रखिएगा, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, देखिए 73वां में जोड़ा गया 11वीं और 74वां में 12वीं। 12वीं नगर निकाय से संबंधित है और आपका 11वीं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जो कि 73वां संविधान संशोधन है। तो कई बार पूछ देगा इनमें से कौन सी अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। अब कहिएगा कभी आप बोल रहे हैं सर अनुच्छेद 40, कभी बोल रहे हैं अनुच्छेद 243, कभी बोल रहे हैं कि 11वां अनुसूची। तो देखिए सब अलग अलग चीज है। ठीक है, पहले हमने बताया कि जब देश आजाद हुआ था तो उस समय इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। डीपीएसपी के जो पार्ट होते हैं वो ऐसे पार्ट होते हैं जिसमें वो न्याय में वाद योग नहीं होता। न्यायालय में सरकार चाहेगी तो वो स्थानीय चुनाव करवाएगी, नहीं तो नहीं करवाएगी, उस पर कोई बंदिश नहीं है। लेकिन जब ये 243 में आ गया तो उसको कराना ही पड़ेगा, सभी राज्य को अब चुनाव करवाने ही पड़ेगा स्थानीय स्वशासन के तहत। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची जोड़ा गया और इसको बाद में जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन में, और फिर 74वां में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि नगर निकाय, नगर परिषद, नगर निगम जो है उससे संबंधित है। ग्राम पंचायत में 29 विषयों की सूची दी गई और वो सारे विषय ग्रामीण जो एरिया है, गांव है, उससे संबंधित है। जैसे कृषि से संबंधित उसमें विषय दिए गए हैं, भूमि का विकास कैसे होगा, भूमि का सुधार कैसे होगा, चकबंदी, देखिए एक होता है हदबंदी, एक होता है चकबंदी। जैसे बहुत लोग का जमीन 2 कट्ठा यहाँ, 2 कट्ठा वहाँ, 4 कट्ठा वहाँ, छिटफुट, तो खेती नहीं कर पाते हैं ठीक से। वैसे स्थिति में सभी जमीन को एक जगह उसको दे दिया जाए, उसका जमीन किसी व्यक्ति को एक जगह करके दे दिया जाए, तो उसको बोला जाता है चकबंदी। और एक सीमा के अंदर ही जमीन हो, प्रत्येक व्यक्ति को 5 बीघे जमीन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हदबंदी। हद होना चाहिए, एक हद तक होना चाहिए, नहीं बोलते हदबंदी, एक हद होनी चाहिए, उससे ज्यादा हद पार कर गया, बोलते हैं ना आप लोग, हद पार गया। तो शब्द भी पकड़िएगा तो आंसर निकाल लीजिएगा। हिंदी भी अच्छे से अगर आप पकड़ लेते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन का जवाब आप ऑप्शन में ढूंढ लीजिएगा। हदबंदी और चकबंदी, जब हदबंदी समझ में गए कि हद होना चाहिए, एक निश्चित लिमिट होना चाहिए जमीन का, ये नहीं कि किसी के पास 500 बीघा है और किसी के पास जो है 5 धुर भी नहीं है। ठीक है, चकबंदी जो अलग अलग जगह जमीन है उसको एक जगह करने की बात थी। चलिए, तो ये सब पंचायती राज व्यवस्था का विषय है, जो कि 29 विषय हैं उसमें आता है। सिंचाई कैसे ग्रामीण लेवल पे ट्यूबवेल जो भी है सरकार की मदद से सिंचाई की बात की गई है। चौथा है पशुपालन। 4 ही विषय हमने दिया, 29 विषय को महत्वपूर्ण नहीं दिया, लेकिन चूंकि आप उतना भी याद नहीं कर सकते हैं, चूंकि आपके पास केवल यही चैप्टर नहीं है, तो इसीलिए हम उन्हीं तथ्यों को लिए हैं जो आप एग्जामिनेशन हॉल तक इजिली ले जा सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका है मेरा पढ़ाने का, ज्यादा अगर डाल देंगे तो आपका दिमाग ही एक्सेप्ट नहीं करेगा मेरे पढ़ाई को। ठीक है, और फिर जो भी पढ़ाएंगे आप भूल जाइएगा, मन ही नहीं लगेगा, इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। तो उतना ही चीज दिए हैं जहां तक कि आप झेल पाइएगा, उससे ज्यादा हमने दिया ही नहीं है। ठीक है, किताब में तो लक्ष्मीकांत या जो भी किताब उसमें बहुत ज़्यादा डीपली रहता है, तो आपका दिमाग ही हैंग कर जाएगा, एक चैप्टर पढ़ते पढ़ते जो है ना सो जाइएगा। ठीक है, इसीलिए उन्हीं तत्व को हमने लिया है। चूंकि टीचर का काम है, जो टफ काम है, जो टफ सिलेबस है, जो बहुत ज़्यादा आपको भयानक लग रहा है, उसको आसान बनाना। जब हम भी आपके बीच में उसको भयानक रूप से ही ले आएंगे तो फिर आपको फ़ायदा क्या मिलेगा किसी से ट्यूशन या कोचिंग करने से। ठीक है, चलिए, पंचायतों की संरचना, वैसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक हो तो वहां 3 स्तर की बात है। जहां 20 लाख से कम है, अब अरुणाचल प्रदेश चल जाइए, मेघालय चले जाइए, नागालैंड चले जाइए, तो वहां 3 स्तर की कोई बात ही नहीं होगी, वहां 2 स्तरीय होगा, क्योंकि वहां आबादी ही नहीं है। ठीक है, तो जहां पे 20 लाख से अधिक आबादी होगी वही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था रहता है। जैसे ग्राम स्तर, ग्राम लेवल पे है संरचना, प्रधान या मुखिया जिसको बोलते हैं उसको प्रधान भी
कहा जाता है, जैसे हरियाणा पंजाब जाइए वहाँ के मुखिया को प्रधान ही कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ मुखिया जी बोलते हैं। और इसका चुनाव डायरेक्ट जनता वोटिंग देती है, प्रत्यक्ष रूप से होता है और ये चुन करके बनते हैं। या सरपंच भी हो गया, ठीक है। अब खंड स्तर की बात करें तो यहाँ पे होता है पंचायत के जो संरचना जो होता है, खंड स्तर पे पंचायत से जुड़े हुए पंचायत क्षेत्र आते हैं, पंचायत समिति होते हैं जिसके अध्यक्ष जो प्रमुख कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रमुख कहलाते हैं। और जितने भी पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो लोग पूरे अपने जो प्रखंड के एरिया के जितने भी पंचायत समिति जो सदस्य होते हैं, ठीक है, वो चुन करके जिसको भेजते हैं ब्लॉक लेवल पे, वो प्रमुख होता है और वो अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि जनता डायरेक्ट प्रमुख का चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करती है। जनता चुनती किसको है, तो पंचायत समिति के सदस्य को चुनती है, और पंचायत समिति के सदस्य चुनते हैं प्रमुख को उसी में से, अपने में से, तो इसलिए वो अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। तीसरा जो जिला स्तर है, तो सभी जिला परिषद के सदस्य होते हैं, उसका चुनाव होता है जिसको जनता वोट देती है। फिर उसमें से एक जो ये लोग चुन के भेजते हैं वो चेयरमैन होते हैं, जिसको जिला परिषद का अध्यक्ष कहा जाता है। और ये अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर, चूंकि जिला परिषद के सदस्य लोग इसको चुन करके भेजते हैं, इसलिए उसका अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ये है त्रिस्तरीय पंचायती मॉडल। यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब चूंकि बिहार में हम लोग रहते हैं तो थोड़ा सा बिहार के बारे में, वो आपका देश स्तर या बिहार दोनों के लिए है, थोड़ा बिहार का स्पेसिफिक पॉइंट, बात दोनों का एक ही है, चूंकि देश में लागू हुआ तो बिहार में भी लागू हुआ, लेकिन उसकी भी चर्चा हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। TRE 3 में बहुत लोग का सिलेक्शन हुआ है, तो उनको कांग्रेचुलेशन। अगर वो वीडियो देखेंगे, मैक्सिमम लोग तो अब देखेंगे नहीं, वो तो एकदम किताब कॉपी को एकदम रख दिए होंगे, ठीक है। अब वो हमें भी भूल जाएंगे, कुछ दिन तक हो सकता है, याद करे तो करे, नहीं तो भूल ही जाएंगे। TRE 1 वाले तो कभी खोजते भी नहीं होंगे, अब याद भी नहीं करते होंगे कि हमने क्या योगदान दिया था उनके लिए। कम से कम प्रचार प्रसार भी अपने क्षेत्र में कर दिया कीजिए हमारे संस्थान के बारे में, एक टीचर का भला हो जाएगा। वो भी नहीं करते हैं आप लोग, गुप्त रखते हैं। चलिए, बिहार में पंचायती राज। बिहार में ग्राम पंचायत के गठन हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1947 में ही पंचायती राज अधिनियम पारित कर दिया गया था, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद ही। 24 अप्रैल 1993 को भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में बिहार में भी पंचायती राज की प्रणाली की संकल्पना को अत्यधिक प्रभावी बनाने हेतु के उद्देश्य से पंचायती राज अधिनियम 1993 बिहार में भी लागू किया गया, पारित किया गया। अभी जो बिहार का जो पंचायती अधिनियम है वो 2006 वाला है, नीतीश कुमार के समय में, जिसमें 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया। कितना प्रतिशत, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कब दिया गया। 50% महिलाओं को आरक्षण किस पंचायती राज अधिनियम में दिया गया, तो याद रखिएगा वो अधिनियम है 2006 पंचायती राज अधिनियम, जिसमें महिलाओं को 50% सीट पे रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। चलिए, मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार बिहार में टोटल 38 जिले हैं, 531 पंचायत समितियां हैं, 8,442 ग्राम पंचायत मौजूद है, ठीक है। तो ये था आपका प्यारा सा टॉपिक, स्थानीय स्वशासन। आप लोग अगर खर्च नहीं करना चाहते हैं, बुक नहीं खरीदना चाहते हैं, रजाई के अंदर से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ठंड में तो बाहर में टेबल कुर्सी पे पढ़ने में भी कष्ट है, तो कम से कम मोबाइल जो है ना, उसमें अभी तुरंत प्ले स्टोर में जाइएगा और लिखिएगा लुसेंट ऑब्जेक्टिव। बहुत सारा लिंक आएगा, कोई एक लिंक डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर उसमें सब विषय का रहेगा एक ही ऐप में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में जाइएगा, फिर आगे जाइएगा तो स्थानीय स्वशासन दिखेगा, उसको सेट को बनाइएगा, टिक लगाइएगा, अपने आप रॉन्ग सही आपको दिख जाएगा, ठीक है। अच्छे से जो हमने वीडियो अभी पढ़ाया उसको अच्छे से देखिएगा,
अगर एक बार समझ में नहीं आए तो रिकॉर्डेड सेशन तो रहता है, उसमें फिर से देख लीजिएगा। अब फिर से बना करके जब मैं कल पढ़ाऊंगा दूसरा टॉपिक तो पहले पूछूंगा कि कितना आप लोग कितना % लगभग सही हुआ, तो सही सही बताइएगा, तो हमको लगेगा कि हम जो पढ़ाते हैं वो आपका सही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था अब आपसे एक भी क्वेश्चन गलत बनने वाला नहीं है, गारंटी के साथ। ठीक है, जो गलत अगर बन गया तो वो किसी से नहीं बनेगा, आप क्या जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो भी गलत कर देगा। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर पूछ दिया तो अब इससे ज़्यादा पूछने का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा उस क्वेश्चन को छोड़ने के लिए पूछेगा वो। ठीक है, जनरली इससे ज़्यादा आपको पंचायती राज व्यवस्था में सामान्य तौर पे क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं आज तक। तो ये था टॉपिक आपका पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, फिर से एक बार स्थानीय स्वशासन आप समझ ही गए थे। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर इसके खिलाफ थे स्थानीय स्वशासन के, जबकि महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन की बात करते थे। जब देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो अनुच्छेद 40 जो DPSP का पार्ट है उसके तहत पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई। आगे चल करके 1952 में सर्वप्रथम जो है विकास सामुदायिक जो विकास कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की गई। और नागौर जिला जो कि कब, तो 1959 ईस्वी में राजस्थान में यह सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू किया गया। और दूसरा जो जिला है वो है आपका आंध्र प्रदेश का महबूबनगर जिला, जहां स्थानीय स्वशासन जो है सादनगर प्रखंड से शुरुआत किया गया 1959 में ही। आगे चल करके जो बहुत सारी समितियां हैं, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, इसको हमने बताया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 1992 में, लागू हुआ 1993 में 24 अप्रैल को। इसीलिए 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में। ये जो है भाग 9 का अनुच्छेद 243 से 243 9 टवर्गी 9 या ओ तक है। इसके तहत 29 विषय हैं। 73वां संविधान संशोधन में जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई उसमें 29 विषय, वो सारे गांव से संबंधित है। ये 4 विषय हमने लिखा है और भी है। उसके बाद हमने ये आपको बताया जो 3 स्तर है, एक गांव स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे मुखिया सरपंच जो प्रधान होता है प्रत्यक्ष रूप से, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति के अध्यक्ष जो होते हैं जिसको प्रमुख कहते हैं, और वहीं जिला परिषद सदस्य जो संरचना जो गांव स्तर पे चुनाव होता है तो उसी का जो चेयरमैन होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से जिला परिषद सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। फिर 2006 में जो लागू हुआ पंचायती राज व्यवस्था, उसमें 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया। और 2010 के अनुसार बिहार में 38 जिले हैं, 531 पंचायत समितियां हैं और 8442 ग्राम मौजूद हैं। ठीक है, तो यही था आज का टोटल, इससे ज़्यादा आपको फिलहाल नहीं पढ़ाऊँगा, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जो लोग YouTube पे मज़ा ले रहे हैं तो कम से कम भाई वीडियो तो देखिए ही, साथ साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।